नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत की विदेश नीति के सफर पर। मतलब आज़ादी से लेकर आज तक ये कैसे इवॉल्व हुई है, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी देश की सुरक्षा हो, व्यापार हो या दुनिया में उसकी जगह हो, फॉरेन पॉलिसी का रोल तो होता ही है। बिल्कुल। और ये कहानी शुरू होती है ज़ाहिर है 1947 से, नेहरू का दौर। हाँ, गुटनिरपेक्षता वाला दौर। एग्जैक्टली। उस टाइम दुनिया दो सुपर पावर्स अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच बटी हुई थी। कोल्ड वॉर चल रहा था। तो भारत ने फैसला किया कि भाई हम किसी के पाले में नहीं जाएंगे। और इसी से निकला नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी नैम। हाँ, जिसमें युगोस्लाविया के टीटो, मिस्र के नासिर जैसे लीडर्स भी साथ थे। आइडिया था शांति, अपनी आज़ादी मतलब सॉवरेनिटी बनाए रखना और किसी बाहरी ताकत के दबाव में नहीं आना। लेकिन इस पे सवाल भी उठते हैं कि क्या ये पॉलिसी थोड़ी ज्यादा ही आइडियलिस्टिक थी? मतलब क्या कुछ स्ट्रेटेजिक मौके हमने गंवा दिए? देखिए, ये डिबेट तो हमेशा से रही है। आइडियलिज्म तो था, पर उसके पीछे एक मजबूत सोच भी थी, खासकर जो नए नए आज़ाद हुए देश थे उनके लिए। पर हाँ, धीरे धीरे रियलिटीज बदलती हैं। जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे। बिल्कुल, वहाँ एक क्लियर शिफ्ट दिखता है। आइडियलिज्म से हटकर थोड़ा ज़्यादा क्या कहते हैं, रियल पॉलिटिक की तरफ, मतलब नेशनल इंटरेस्ट को साधना ज़्यादा ज़रूरी हो गया। और इसका शायद सबसे बड़ा एग्जाम्पल 1971 की इंडो सोवियत ट्रीटी थी और बांग्लादेश वॉर। निश्चित रूप से उस ट्रीटी ने उस मुश्किल वक्त में भारत को एक जरूरी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सपोर्ट दिया। हाँ। और फिर 1974 में पोखरण 1 न्यूक्लियर टेस्ट। अच्छा हाँ, वो भी तो था। वो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन था। हाँ, दुनिया को एक मैसेज देना कि भारत अब एक उभरती ताकत है और अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बन रहा है। मिलिट्री कैपेबिलिटी पर फोकस बढ़ गया था। लेकिन फिर 1991 में एक बड़ा झटका लगा, सोवियत यूनियन का विघटन। वो तो भारत का बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर था। हाँ बिल्कुल, उसने भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी दोनों को रीथिंक करने पर मजबूर किया। और यहीं से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई। एग्जैक्टली। और साथ ही वेस्टर्न देशों, खासकर अमेरिका के साथ रिश्ते धीरे धीरे पटरी पर लाने की कोशिश शुरू हुई। एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और इसी बीच 1998 में वाजपेयी सरकार के टाइम पोखरण 2 टेस्ट हुए। हाँ, उसका रिस्पॉन्स कैसा था? रिस्पॉन्स तो काफी टफ था। दुनिया भर से क्रिटिसिज्म आया, सैंक्शंस भी लगे, पर भारत ने यह दिखा दिया कि वो एक न्यूक्लियर पावर है। इसके बाद भी देखिए, भारत ने अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश जारी रखी, लेकिन साथ ही अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी उसको बनाए रखने पर भी जोर दिया। ये बड़ा डेलिकेट बैलेंस था। तो ये जो 2000 का दशक शुरू हुआ, इसे हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का युग कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। अमेरिका, जापान, इजराइल, यूरोपियन यूनियन, कई देशों के साथ रिश्ते मजबूत हुए। और 2008 की इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील, वो तो बहुत बड़ी बात थी। वो एक लैंडमार्क था। उसने भारत को ग्लोबल न्यूक्लियर कॉमर्स का हिस्सा बनने दिया, जबकि भारत ने एनडीपीडी साइन नहीं की थी। ये भारत की बढ़ती ग्लोबल अहमियत को दिखाता है। और फोकस एरिया क्या रहे इस दौर में? देखिए, एनर्जी सिक्योरिटी, डिफेंस डील्स और डायस्पोरा डिप्लोमेसी मतलब विदेशों में बसे भारतीयों के जरिए रिश्ते मजबूत करना, इन सब पर काफी ध्यान दिया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका के करीब जाते हुए भी रूस के साथ पुराने रिश्ते मेंटेन रखे भारत ने। यही तो भारत की फॉरेन पॉलिसी की खासियत रही है, ये बैलेंसिंग एक्ट। और 2014 के बाद मोदी एरा में ये और ज्यादा मुखर हुआ है। जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी। हाँ, आसियान देशों, जापान के साथ रिश्तों को और गहरा करना। फिर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जिसमें सार्क और बिम्स्टेक देशों पर फोकस रहा। और ग्लोबल मंचों पर भी भारत ज्यादा एक्टिव दिखने लगा है। बिल्कुल। G20 हो, UN, SCO, ब्रिक्स, इन सब में भारत अब अपनी बात ज्यादा कॉन्फिडेंस से रखता है। क्वाड का गठन भी इसी दौर में हुआ। हाँ, क्वाड, इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये इंडो पैसिफिक के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव है। हाँ, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए। हालांकि चीन के साथ रिश्ते कॉम्प्लेक्स हैं। गलवान जैसी घटनाओं के बाद डिप्लोमेसी और डिफेंस दोनों लेवल पर बैलेंस बनाने की कोशिश चल रही है। तो आज का भारत अगर हम देखें तो दुनिया में कहाँ खड़ा है? देखिए, आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, एक न्यूक्लियर पावर है, स्पेस में भी अपनी पहचान है और खासकर ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की एक अहम आवाज माना जाता है। तो अब गुटनिरपेक्षता नहीं बल्कि बहुसंग्रहण यानी मल्टी अलाइनमेंट की बात होती है। हाँ बिल्कुल, मतलब किसी एक कैंप से बंद कर नहीं रहना, बल्कि इशू बेस्ड अलायंस बनाना, अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप करना, जैसे डिफेंस के लिए अमेरिका से भी डील करना और रूस से भी। मतलब फोकस पूरी तरह नेशनल इंटरेस्ट पर है। सही कहा। और भारत की एम्बिशन विश्व गुरु बनने की है।
क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी जैसे ग्लोबल इश्यूज पर एक लीडिंग वॉइस बनना। तो संक्षेप में ये सफर रहा है आइडियलिज्म से रियलिज्म और अब मल्टी अलाइनमेंट का। ये भारत की बढ़ती ताकत और बदलती दुनिया की कहानी भी है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। भारत का जो ये पुराना तजुर्बा है अलग अलग ताकतों के बीच बैलेंस बनाने का, क्या वो आज की इस कॉम्प्लेक्स मल्टीपोलर दुनिया में जहां कई पावर सेंटर्स हैं उसमें नेविगेट करने में काम आएगा? ये सवाल शायद भारत की आगे की फॉरेन पॉलिसी की दिशा तय करेगा।